चर्चा होती है नैरेटिव की, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये एक यात्रा ऐसी हो सकती है जो कि नैरेटिव बदल दे, या फिर इससे ऐसी उम्मीद करना बहुत ज़्यादा चीज़ होगी? एक तो बात ये है कि जो आज जयराम रमेश उन्होंने कहा कि हमारी चुनावी यात्रा नहीं, हम तो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। तो क्या सच में इसे एक राजनीतिक यात्रा देखी जाए, इसका कुछ चुनावी फलितार्थ हो सकता है, या फिर कांग्रेस एक झूठी उम्मीद में ऐसी कोई यात्रा निकाल रही है? अब इस मैं पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, जब पहली यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस वक्त जब वो ये कहते थे कि हम एक राजनीतिक हम ये हमारी चुनावी यात्रा नहीं है, तब बात समझ में आती थी। और उस वक्त उन्होंने गुजरात के चुनाव को उस यात्रा पे बलि भी चढ़ा दी थी। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा हुआ है, और इस वक्त कोई भी राजनीतिक गतिविधि आप करेंगे तो आप कुछ भी कोशिश करते रहिए, उसके चुनावी फलितार्थ होंगे और उसके चुनावी नतीजे निकाले जाएंगे। उसके अंदर चुनाव की रणनीति ढूंढी जाएगी, और होना बहुत स्वाभाविक भी है। मैं तो ये मानता हूं कि जब कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के जो नेता हैं उनको, और जहां जहां से यात्रा गुजरेगी, उनको बाकायदा औपचारिक निमंत्रण भेजेगी कि वो उनकी यात्रा में भाग लें। आज जहां तक मैंने सुना है टीवी पर, ये औपचारिक निमंत्रण उनको जाएगा कि वो उनकी यात्रा में भाग लें। तो ऐसे में तो वो तो यात्रा इंडिया गठबंधन की यात्रा हो जाएगी व्यवहारिक रूप से। और हर जगह इंडिया गठबंधन की चुनावी तैयारियां जो हैं उनके पक्ष में जहां यहां से यात्रा गुजरेगी, तो वो एक विशालकाय रोड शो होगा, जिसमें राहुल गांधी होंगे और उनके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन के वहां के स्थानीय शक्तियां होंगी, और बाहर उस इलाके के बाहर से भी लोग आ सकते हैं, और उस पूरे नजारे को और ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक चुनावी यात्रा होगी, और ये होनी भी चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस को संकोच नहीं होना चाहिए ये कहने में कि ये एक चुनावी यात्रा है। दूसरे, जहां तक आपने बताया कि क्या इसके पास कोई मुद्दे होंगे जिनके जरिए वो इस देश की जनता को कोई एक ऐसी समांतर कहानी सुनाना चाहते हैं, जो कहानी नरेंद्र मोदी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का खंडन भी करेगी, तो उसमें मैं ये मानता हूं कि भाजपा की तरफ से कोशिश ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा भव्य और इतनी ज्यादा उत्साहवर्धक और इतनी ज्यादा गोलबंदी करने वाली हो, और वो एक बहुत लंबा सिलसिला हो कि पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, फिर उसमें लाखों गांवों के अंदर अक्षत बांटा जाए, फिर लाखों गांवों के अंदर भजन कीर्तन हो, फिर करोड़ों लोगों को रामलला के दर्शन क्रमवार कराए जाएं, और ये काम अप्रैल तक चलता रहे, यानी मई के महीने के ठीक पहले तक, जब वोट पड़ेंगे उससे ठीक पहले तक चलता रहे। इतना बड़ा कार्यक्रम भाजपा ने बना रखा है। तो भाजपा ये चाहती है कि जो आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जो एक माहौल बनेगा, वो माहौल हावी हो जाए, और वो उस आर्थिक सामाजिक मुद्दों का जो राजनीतिक प्रभाव है उसको ढक ले। ये एक उद्देश्य है इन लोगों का। तो और ये काम इस यात्रा को करना चाहिए कि वो उन आर्थिक सामाजिक मुद्दों को वो बड़ी मजबूती के साथ में राष्ट्रीय मंच पर पेश करे। और ये यात्रा उस इलाकों में हो रही है जो भाजपा का कैचमेंट एरिया है, भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है, और भाजपा चाहती है कि राम मंदिर की वजह से इस प्रभाव क्षेत्र में 2019 में उसे जो वोट मिले थे, उतने वोटों की तो गारंटी हो ही जाए, बढ़ सके तो बढ़ जाए। क्यों? भाजपा की चुनौती ये है कि इस इलाके में उसने जो 90, 91, 92% जो स्ट्राइक रेट निकाला था, वो स्ट्राइक रेट फिर से दोबारा वो हासिल कर ले। क्योंकि उस स्ट्राइक रेट में अगर 15% की कमी भी होती है तो भाजपा संकट में फंस जाएगी। इसलिए राम मंदिर के लिए ये पूरा राजनीतिक प्रपंच रचा जा रहा है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसे चाहिए कि इस राजनीतिक प्रपंच को राजनीतिक प्रपंच के आर पार चली जाए, और पारदर्शी ढंग से अपने आर्थिक और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लोगों के सामने रखे, और साथ में एक वैकल्पिक दृष्टि भी दे कि भाई देश में बेरोजगारी है, बहुत बढ़ रही है, बहुत बड़ी समस्या है। देश के सर्वे होता है तो 75 से 80% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज है। तो ये भी निकल के आए कि भाई बेरोजगारी बड़ी चीज है, तो ये लोग क्या देंगे? अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये क्या करेंगे? ये बेरोजगारी कम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितने रोजगार देंगे? ये सब कुछ ना कुछ तो किसी न किसी रूप में निकल के आना चाहिए। अब कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, दाम बहुत बढ़ रहे हैं बाजार में,
तो लोगों की जिंदगी मुहाल हो रही है। तो इनको कहना चाहिए कि भाई अब एक हद तक महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, उसके लिए हम क्या क्या नीतिगत उपाय करेंगे, कुछ तो उनके सामने, कुछ तो उनकी तरफ से निकल कर आए सामने। आनंद सर, क्या इससे राहुल गांधी के अपने राजनीति में या राजनीतिक कद में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है कि वो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर आ जाए? ऐसा तो नहीं होगा कि वीपी सिंह जैसे बन जाए, लेकिन उसके आसपास या उसके छोटे रूप के तौर पे वो सामने आ सकते हैं क्या? नहीं, मैं कंपेयर नहीं करूंगा किसी से, लेकिन राहुल गांधी ने अपना कद लगातार बढ़ाते जा रहा है। मैं आप ही की बात को, जो अभय भाई सब बात कह दी है, उसको मैं आगे बढ़ा दूं। मैं मुद्दों की बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा फिर से आ जाऊंगा कि चुनाव और राजनीति। देखिए, ये दोनों चीजें हैं, ये यात्रा चुनावी यात्रा भी और राजनीतिक यात्रा भी। मैं इसको किस कारण कह रहा हूं, पहले राजनीतिक की बात कर लूं। ये यात्रा 66 दिन की है, 33 दिन ये इंडिया गठबंधन की, जहां उसके सहयोगी दल जहां पे हैं, सहयोगी कह लीजिए, या जहां पे बड़े दल हैं, ये यात्रा 33 दिन उन स्टेट में जा रही है। ये यात्रा महाराष्ट्र में है, बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, जहां पे इनके साथ के जो, और उत्तर प्रदेश है, ये वो दल हैं जहां पे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस छोटे पार्टनर के रूप में वहां काम कर रही है। तो मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे इसका राजनीतिक करना है। दूसरी राजनीति इस वजह से है कि जब ये 5 उत्तर पूर्व के राज्यों में जा रही है, उसमें से असम को छोड़ के बाकी जगह ये एक टोकन है। मणिपुर 1 दिन, नागालैंड 2 दिन, मेघालय 1 दिन, इस तरह से जा रही है। वो भी राजनीति का एक मैसेज देना चाह रही है, क्योंकि मणिपुर में एक मैसेज ये जरूर दे रही है कि भाई राजनीतिक रूप से ये भारत पूरा एक है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। इसका जो चुनावी पार्ट है वो ये है कि अगर राहुल गांधी 12 घंटा सड़क पे रहते हैं, सुबह जैसा सुना जा रहा है कि 8 बजे करीब निकलेंगे और शाम 7-8 बजे तक रहेंगे, तो अगर ये 12 घंटा सड़क पे हैं तो ये रोड शो ही तो कर रहे हैं, ये 12 घंटा चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अब मोदी जी इस दौरान मान लीजिए रोज भी चुनाव प्रचार करते हैं तो 12 घंटा तो नहीं करेंगे, ये व्यक्ति लगातार 12 घंटा करेगा। दूसरा एक बड़ा, और मैं इसको इवेंट भी जान रहा हूं, एक इवेंट 22 तारीख को हो रहा है, राहुल गांधी कंटिन्यूअस 66 दिन का इवेंट कर दे रहे हैं उसके मुकाबले। और इस इवेंट में एक बढ़िया बात ये कर रहे हैं, जो डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, मोदी जी के सारे इवेंट ये होते हैं कि मैं आ गया हूं, आप लोग आइए, आप इधर से आइए, आप लाभार्थी आइए, आप बस लगाइए, आप वहां से आइए, मैं यहां कर रहा हूं। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए एक जरूर राजनीतिक नई तरह की पहल कर रहे हैं। बहुत पहले हुआ करती थी, बहुत कॉमन चीज थी, जहां पे ये लोगों तक जा रहा है, ये लोगों से पूछ रहे हैं क्या है तुम्हारा दुख दर्द, क्या है, ये समझना चाह रहे हैं, तुम बताओ, तुम मुझे सुनने मत आओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो ये भी एक मुझे लग रहा है एक कंट्रास्ट है, और इसकी वजह से जो इनका मैसेज, और इसी में इस बात को भी छुपी हुई है कि अब कंपैरिजन होने लगा है। अब आज मोदी जी, अब उनको माने या ना माने, राहुल गांधी समुद्र में छलांग लगा के अगर समुद्र में तैरने लगते हैं, तो मोदी जी को भी जाके लक्षद्वीप में कुछ ना कुछ तो समुद्र में छप छप करना ही पड़ता है। अनकहे ये उनके बैक ऑफ द माइंड में ये एक आ गया है, जो मेरे ख्याल में राहुल गांधी नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन चूंकि अगर मैं आपको देखूं कि आप उससे कम कपड़े, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई आप यंग हैं तो आप कपड़े कम पहने, मैं मफलर भी लगाया हूं, तो मैं कल के दिन अगर ये दिखा रहा हूं तो मैं ये सब उतार के टी शर्ट पहन के बैठूंगा। तो वो अपना एजेंडा सेट भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी उसमें फंस भी जा रहे हैं कभी कभी। जी, एक और आज की जो घटना हुई वो ये कि जो केंद्रीय मंत्री हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य हैं कौन, उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए किया क्या है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो शंकराचार्यों के विरोध को लेकर थोड़ी ज्यादा परेशान सी है? अभी सर, क्या आपको ये लगता है कि ये उनके लिए गले की हड्डी बन चुकी है, या फिर आमतौर पर जैसा प्रचार दिख रहा है उससे हम कह सकते हैं कि वो इससे आगे निकल चुके हैं, अब उनको ये मुद्दा ज्यादा परेशान नहीं कर रहा शंकराचार्य आए या ना आए? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को शंकराचार्यों की आवश्यकता नहीं है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी शंकराचार्यों की भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जरूरत नहीं पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इस तरह का संगठन है जो ये मानता है कि उसे अपनी राजनीति और अपनी विचारधारा के लिए जिस चीज की जरूरत होगी उसका वो विनियोग कर लेगा, यानी उसको वो अप्रोप्रिएट कर लेगा, और जिस हद तक उसे जरूरत होगी उतना अप्रोप्रिएट करेगा, उतना विनियोग करेगा।
और बाकी हिस्से को छोड़ देगा। अंबेडकर के साथ भी उसने यही सलूक किया है, गांधी के साथ भी उसने यही सलूक किया है, विवेकानंद के साथ भी उसने यही सलूक किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी, आर्य समाज के साथ भी उसने यही सलूक किया है। इसी तरह का सलूक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसने सावरकर तक के साथ ये सलूक किया है कि सावरकर की जो जो बातें उसको अपने अनुकूल लगी वो अपना ली, और जो बातें अनुकूल नहीं लगी वो उसने छोड़ दिया। तो शंकराचार्यों की जब जब संघ को जरूरत पड़ी, शंकराचार्यों का इस्तेमाल किया गया गुरु गोलवलकर के जमाने से, और मैं उन सारे प्रकरणों को गिना सकता हूं कब कब शंकराचार्यों का इस्तेमाल किया गया। अब वो मानते हैं संघ वाले कि हम इस चरण में पहुंच चुके हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हमें शंकराचार्यों की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बुलाने या उनको एक माकूल उनकी हैसियत के मुताबिक मान सम्मान देने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जोड़ने की शंकराचार्यों के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई और कोई परवाह नहीं की उसकी। लेकिन उन्हें ये बात वो भूल गए कि शंकराचार्यों की हिंदू धर्म में हैसियत बहुत बड़ी है, और वो हैसियत इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि शंकराचार्य अपने आप को वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो गैर राजनीतिक रखें, वो किसी पार्टी के उपांग बनने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी पार्टी, कोई पार्टी उनका दोहन करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए तैयार नहीं है। वो किसी राजनीतिक घटना का समर्थन या विरोध कर सकते हैं, उस पर उनकी राय होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पार्टी के लिए वो प्रचार करने चले जाएंगे या उस पार्टी के लिए वो ढोल मजीरे बजा के उसकी तारीफ नेता की करने लगेंगे। तो शंकराचार्यों ने कहा जाता है फलाना शंकराचार्य कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है, फलाना शंकराचार्य भाजपा की तरफ झुका हुआ है। ऐसा करने के बावजूद भी वो लोग भरसक जो राजनीतिक प्रक्रिया है रोजमर्रा की, उससे अपने आप को दूर रखते हैं। इससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में उनकी धार्मिक कर्मकांडी स्थिति तो बहुत ऊंची है ही, और राजनीति से इस तरह थोड़ा अलगाव रखने से भी उनकी क्षमता और बढ़ जाती है। तो जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आलोचना करनी शुरू की, और धीरे धीरे उनकी आलोचना जो है वो थोड़ी सी तल्ख होती चली गई। शुरू में तो केवल वो आलोचना कर रहे थे, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। जब आलोचना उनकी तल्ख होती चली गई, यहाँ तक उन्होंने मोदी जी का भी निश्चलानंद जी ने नाम ले दिया, और बड़ी तिरस्कारपूर्ण तरीके से नाम लिया। और उनका वीडियो जहां एक मंच पर जब उसको वीडियो को अपलोड किया गया तो 5 लाख लोगों ने एकदम उस वीडियो को देखा। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की उसमें कितनी रुचि थी। फिर धीरे धीरे भाजपा की समझ में आया कि ये कुछ हम लोगों से एक रणनीतिक गलती हो गई। शंकराचार्य लोग इतने टफ निकलेंगे और इस तरीके से वो अपना हस्तक्षेप करेंगे, और बार बार हम लोग जो गलतियां कर रहे, हम लोगों की कमियों की तरफ वो इशारा करेंगे, इसकी भाजपा को इतनी उम्मीद नहीं थी। तब फिर विश्व हिंदू परिषद को सक्रिय किया गया। उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गए और शंकराचार्यों से उन्होंने चिरौरी की, किसी तरीके से कुछ इस तरह की बातें उनसे कहलवाई या कहलवाने की कोशिश की जिससे कुछ डैमेज कंट्रोल हो। फिर मोदी जी ने 11 दिन का व्रत अपना घोषित किया। फिर रामानंदी सेक्ट वाला तर्क जो है वो चंपत राय जी ने रखा, और इस तरीके से किसी तरह वो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया है भाजपा और संघ को ये एहसास कि शंकराचार्यों के हस्तक्षेप से उनकी जो वैधता है उस वैधता में कुछ कमी आई है। आनंद सर, आपसे एक आखिरी सवाल कि क्या आपको ये लगता है कि जो कांग्रेस और बहुत सारे विपक्षी दलों ने एक फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे इस कार्यक्रम में, ये उनके लिए एक तरीके से जाल में फंस जाने जैसा साबित हुआ है? खासतौर पे पिछले हफ्ते में जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आए उसके संदर्भ में, या उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? नहीं कमल जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। कांग्रेस को शायद और पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने कम से कम पूरे उसके साथ इस फैसले को, और ये फैसला था, ये फैसला इसलिए जरूरी था कि आम व्यक्ति को आज की तारीख में, खास करके शंकराचार्य की, और ये कुछ उनका शंकराचार्य उनकी का जो वक्तव्य आया उससे उनको मदद मिली। आज की तारीख में आम हिंदू को, मैं आम हिंदू की बात कर रहा हूँ, को हिंदू और हिंदुत्व का बहुत फर्क नहीं लगता। तो उसको लगता था भाजपा हिंदू तो सब है। आज वो बहुत क्लियर होता जा रहा है कि भाजपा किस हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है और एक हिंदू धर्म क्या है उसका डिफरेंस क्लियर हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, जो नए टर्म आ गए थे सॉफ्ट हिंदुत्व और क्या हिंदुत्व,
ये कोई सॉफ्ट हिंदू, या तो हिंदू को सॉफ्ट हिंदू किया, भाई हिंदू हम सब लोग हैं, हम तीनों लोग बैठे हुए हम लोग, लेकिन हम सब लोग भाजपा के और आरएसएस के उस हिंदुत्व के, मैं उसका मतलब मैं एक आपकी लिबर्टी, उस चीज को इस कांग्रेस के बयान से स्पष्ट हो, ज्यादा बात करूंगा, सीपीएम ने पहले बयान दे दिया था लिखित, और उन्होंने जहां संविधान की बात की थी, उन्होंने सीताराम येचुरी ने कहा था और लिखित बोला था कि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आके उस दुविधा को खत्म किया, क्योंकि आरजेडी ने तो अपने बयान के हम तो वेट कर रहे थे कांग्रेस का ये क्या बयान लेती है। आरजेडी का ये जो प्रवक्ता उन्होंने ये बात कही, मुझे लगता है बिल्कुल सही बयान है। कांग्रेस को होना एक समय लगे, हो सकता है इस चुनाव में लोग कहते हैं सीटें हार जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टैंड को आज नहीं तो कल कांग्रेस को लेना ही था, जितनी जल्दी ले लिया है उतना अच्छा है। जी, तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि सप्ताह में कम से कम एक बार हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे और आनंद वर्धन जी से बातचीत करें और देश की राजनीति की एक हफ्ते की घटनाओं के बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करें। नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में हम रोज प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति में जो रोज रोज चीजें घट रही हैं उस पर बातचीत करते ही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूँ। आनंद सर और अभय सर, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।